प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल जियो प्लैनेट कॉर्नर पर हार्दिक स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे कि मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और यदि आपको वीडियोस पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, भूगोल की सीरीज़ में हम महत्वपूर्ण जो प्राथमिक व्यवसाय हैं उसके बारे में अध्ययन कर रहे थे। और प्राथमिक व्यवसाय में हम एग्रीकल्चर को लेकर चल रहे थे। एग्रीकल्चर का जो अंतिम बिंदु अपने मिश्रित कृषि को पढ़ा, और इससे पूर्व बागाती कृषि या विस्तृत वाणिज्यिक कृषि, ये एक प्रकार से मॉडर्न जो एग्रीकल्चर है उसका एक प्रारूप है। और उसी को आगे बढ़ाते हुए एक और इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर की हम बात करने जा रहे हैं, दुग्ध कृषि। देखिए, यहाँ से प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे। बोर्ड परीक्षाओं के आधार पर रीट परीक्षा, सीटेट परीक्षा या अन्य जितनी भी फर्स्ट ग्रेड अन्य परीक्षाएं हैं, उनमें पैटर्न कैसा रहता है, किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, उस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो बने रहिए, वीडियो के अंत तक देखें ताकि कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, महत्वपूर्ण प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं उसका भी आपको पैटर्न पता चलेगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले टॉपिक की, दुग्ध कृषि। ये कृषि का एक विशिष्ट तरीका है जिसमें दूध देने वाले पशुओं के प्रजनन, पशुचारण और नस्ल सुधारने पर विशेष ध्यान दिया जाता है। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है दोस्तों, दुग्ध कृषि किसे कहते हैं, या इस प्रकार की कृषि विशेषकर किन विशेषताओं पर आधारित होती है। तो जैसे पशुओं का प्रजनन, पशुचारण, नस्ल सुधारने पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इसमें पशुओं की देखभाल वैज्ञानिक तरीकों से की जाती है। दूध दोहने और उसको परिष्कृत करने की क्रियाओं को मशीन द्वारा किया जाता है। तो ये परिस्थितियाँ कैसे बनती हैं, दूध दोहने की क्रिया, परिष्कृत करने की क्रिया किस प्रकार मशीनों के द्वारा होती है। तो ये एक प्रकार की आधुनिक कृषि का एक पैटर्न है, एक प्रारूप है। डेयरी कृषि का कार्य नगरीय व औद्योगिक केंद्रों के समीप किया जाता है, क्योंकि ये क्षेत्र दुग्ध व अन्य डेयरी उत्पादों के अच्छे बाजार होते हैं। तो डेयरी कृषि की हम बात करें या दुग्ध कृषि की बात करें तो ये मोस्टली नगरीय क्षेत्रों में या औद्योगिक केंद्रों के समीप किया जाता है, क्योंकि उन क्षेत्रों में दुग्ध और उससे बने डेयरी उत्पादों के मार्केट जहां वो बेच सकते हैं, उनके लिए एक प्रमुख आधार बनता है। अब आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि दुग्ध कृषि के लिए कौन कौन से ऐसे देश हैं जहां पर दुग्ध कृषि की जाती है। ऐसा भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको विशेष ध्यान रखना है कि ऐसे कौन कौन से रीज़न हैं, कौन कौन से देश हैं। जैसे फॉर एग्जांपल न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, हॉलैंड, डेनमार्क, यूएसए डेयरी फार्मिंग के एक उद्योग के रूप में लिया है। देखिए दोस्तों, इन देशों की हम बात करें तो ये देश संपन्न देश हैं, टेक्नोलॉजी इनके पास है, दूसरा स्टोरेज कैपेसिटी इनके पास है। तो ऑटोमेटिक जो दुग्ध कृषि होगी या दुग्ध पर आधारित जो भी उत्पाद यहाँ से बनाए जाएंगे, दूध से जो भी प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं, उनके लिए एक प्रमुख बाजार ये साबित होते हैं। और यही कारण है कि इन देशों में इस प्रकार की एग्रीकल्चर, इस प्रकार की कृषि बहुत बड़े पैमाने पे की जाती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे हम बात करते हैं ट्रक कृषि की। ट्रक फार्मिंग क्या होती है उस पर हम चर्चा करते हैं। ये भी विशिष्ट प्रकार की कृषि है जिसमें साग सब्जियों की कृषि की जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपसे कोई प्रश्न पूछे, कोई क्वेश्चन आप क्या करता है कि साहब ट्रक फार्मिंग किसे कहते हैं, ट्रक कृषि किसे कहते हैं, तो आप बोलेंगे जिसमें ट्रकों की खेती की जाती है, राइट। तो ये आपका जवाब हो जाएगा गलत। तो ट्रक मतलब ट्रकों की खेती नहीं की जाती। यहाँ पर ट्रक फार्मिंग से मतलब ये है कि यहाँ साग सब्जी की कृषि की जाती है, लेकिन उनको पहुँचाने के लिए, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए बड़े बड़े कंटेनर युक्त ट्रकों का प्रयोग में लाया जाता है। समझ में आ रहा है आपको मेरी बात? कहने का मतलब ये है, नाम है ट्रक कृषि, तो आप
सुनते बोलेंगे सब ट्रक कृषि यानी ट्रकों का उत्पादन होता होगा, है ना, लिख देंगे आप ट्रक, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो ट्रक कृषि का मतलब ये होता है कि साग सब्जियों की एग्रीकल्चर कृषि की जाती है और ट्रकों के माध्यम से बड़े बड़े कंटेनर युक्त जो ट्रक होते हैं जिनमें सब्जियां फ्रेश रहती है, रेफ्रिजरेटर वगैरह रहते हैं, तो उनको काफ़ी दूरी पे हज़ार हज़ार किलोमीटर 1500 किलोमीटर की दूरी पर उन्हें बड़े ट्रकों के माध्यम से, तेज स्पीड के ट्रकों के माध्यम से तुरंत उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता है। इसलिए इस कृषि का नाम रख दिया गया है ट्रक फार्मिंग। और ये मोस्टली कहाँ से शुरुआत होती है इसकी, तो आप जवाब देंगे यूएसए से। तो इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, तो यूएसए से, जहाँ पर बहुत लंबी लंबी दूरी के देश स्थित है और राज्य स्थित है, सॉरी, और उन राज्यों में एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रक फार्मिंग यानी कि सामान पहुँचाने के लिए कंटेनरों का प्रयोग में लाया जाता है। क्लियर हो गया? आप ध्यान रखें, इन वस्तुओं को प्रतिदिन ट्रकों में भरकर निकटवर्ती नगरीय बाजारों में ले जाकर बेचा जाता है। बाजार से कृषि क्षेत्र की दूरी इस बात पर निर्भर करती है कि ट्रक द्वारा रात भर चलने में कितनी दूरी तय होती है। यानी कि क्या होता है, जैसे सपोज़ मान लीजिए कि संडे को इवनिंग में सब्जियों से भरा ट्रक रवाना होता है, मान लीजिए 9 बजे रवाना होता है। कितने बजे? 9 बजे। और अगले दिन 4 बजे पहुंच जाता है। तो कुल समय कितना लगा उस ट्रक को ट्रैवल करने में? तो इससे पता चलता है कि उस प्रदेश विशेष की एक स्थान से दूसरे स्थान की जो दूरी है वो कितनी होगी। तो मान लीजिए कोई 100 किलोमीटर दूर कोई रीजन है या 500 किलोमीटर कोई रीजन कोई दूर है, तो वो उस हिसाब से अपने हिसाब से टाइम अकॉर्डिंग सेट कर लेते हैं कि भाई हमें उस स्थान पर निर्धारित 4 बजे पहुंचना है, तो वो उस हिसाब से 12 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 1 बजे अपने हिसाब से ट्रक लेके जाते हैं और 4 या 5 बजे वो वहाँ पर उन्हें पहुँचा देते हैं। इसलिए इसे कृषि का नाम ट्रक कृषि रखा गया। सर्वप्रथम इस कृषि का शुभारंभ संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ। जैसे मैंने अभी बताया कि इस ट्रक कृषि का जो शुभारंभ है वो कौन सा रीजन माना जाता है, तो यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। तेजी से बढ़ते महानगरों व औद्योगिक क्षेत्रों में ताज़ी सब्जियों की मांग अधिक होने के कारण इस कृषि की तेज़ी से प्रसार हुआ है। तो इस प्रकार की जो कृषि है उसमें एक नयापन आया है, ठीक है, मांग बढ़ने लगी है, औद्योगिकरण अधिक हो गया है, महानगर विकसित हो रहे हैं, ठीक है, जनसंख्या विकसित हुई। तो ऐसी दशाओं में इस प्रकार की जो एग्रीकल्चर है या इस प्रकार का जो पैटर्न देखने को मिला है उसमें एक प्रकार से तेज़ी आई है और हर संभव प्रयास इस कृषि के लिए किए जाते हैं। विशेषकर बड़े बड़े जो देश हैं वहाँ पर इस प्रकार की कृषि की जाती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कृषि का नगरीकरण से गहरा संबंध है। भारत में नगरीकरण तेजी से बढ़ा है, अधिकांश जनसंख्या शाकाहारी है, इसलिए देश में बढ़ती सब्जियों की मांग के कारण इस प्रकार की कृषि का तेजी से विकास हो रहा है। नेक्स्ट हम बात करेंगे दोस्तों फलोद्यान कृषि, यानी कि फलोद्यान कृषि में हम ये पढ़ेंगे कि किस प्रकार से फल फूलों की खेती की जाती है। पहले हमने पढ़ा ट्रक कृषि, अब इसमें हम पढ़ेंगे कि फल फूल की जो कृषि है, एग्रीकल्चर है, वो किस प्रकार से किया जाता है। ये भी कृषि का एक विशिष्ट प्रकार है जिसमें ट्रक फार्मिंग की तरह साग सब्जियों की जगह फल व फूलों की कृषि की जाती है। फूलों व फलों की मांग नगरों में अधिक होती है। विभिन्न भागों में विभिन्न प्रकार के फल उगाए जाते हैं। उष्ण कटिबंध में केला, आम, नारियल तथा शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्रों में सेब, नाशपाती, भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में नींबू, नारंगी, संतरा, अंगूर इस प्रकार के मुख्य फूलों को और फलों को उगाया जाता है। फूलों की हम बात करें तो फूलों में विशेष रूप से गुलाब है, गेंदे हैं। भारत में इस प्रकार के जो फूल हैं, फूलों की अच्छी पैदावार होती है, इसलिए इसे हमने फलोद्यान कृषि कहा है, जिसमें फल प्लस फूल दोनों की खेती या दोनों की कृषि की जाती है। अब देखिए दोस्तों, एक अन्य और उद्योग व्यवसाय लकड़ी काटना, लम्बरिंग। अभी तक हमने एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ा था,
हमने ऑलमोस्ट 9 प्रकार की एग्रीकल्चर पढ़ ली है। फलोद्यान कृषि है, ट्रक कृषि है, दुग्ध कृषि है, मिश्रित कृषि है, ठीक है, विस्तृत वाणिज्यिक कृषि है। शुरुआत हमारी हुई थी स्थानांतरित कृषि से, फिर आदिम निर्वाह कृषि, फिर जीवन निर्वाह कृषि। इस प्रकार से हम बैक टू बैक एक एक कृषि को पढ़कर आए हैं। अच्छे से हमने पढ़ा है। प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाता है वो आपको ध्यान रखना है। अब हम बात कर रहे हैं लकड़ी काटना, कि लकड़ी काटना भी क्या एक व्यवसाय हो सकता है? तो हाँ, लकड़ी काटना भी एक प्राथमिक व्यवसाय है जिसको काफ़ी लंबे समय तक किया जा रहा है और वर्तमान में भी जारी है। हालांकि अब वनों की कटाई पे प्रतिबंध है, लेकिन कुछ ऐसा रीज़न भी है जहाँ पर वनों की कटाई की जाती है। देखिएगा, ये भी मानव का एक प्रमुख प्राथमिक व्यवसाय है जिसमें वनों से लकड़ी काटना, उसके लट्ठे बनाना तथा उन्हें आरा मशीनों तक भेजना ये भी शामिल है। इस व्यवसाय में भी अन्य व्यवसायों की भांति महत्वपूर्ण बदलाव आया है। पहले लकड़ी को केवल ईंधन के लिए काटा जाता था, लेकिन आज इसका प्रयोग कई उद्योगों में कच्चे माल के रूप में किया जाता है। कागज व फर्नीचर उद्योग इस पर आधारित है। तो लकड़ी काटना एक प्रकार से प्रमुख उद्योग बन गया है, जो कि आने वाले समय में और अधिक ये कार्य होता है और आगे ये चीज़ें बढ़ रही है। लकड़ी काटने का व्यवसाय उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में प्राथमिक स्तर पर मिलता है। उष्णकटिबंधीय वनों के प्रमुख वृक्ष साल, सागवान, महोगनी, चंदन, रोजवुड आदि है। इनका उपयोग इमारती व फर्नीचर बनाने में किया जाता है। तो इस प्रकार के जो बहुमूल्य इमारती लकड़ियों के रूप में, फर्नीचर बनाने के रूप में ये प्रयोग में लाया जाता है। शीतोष्ण कटिबंध कोणधारी वनों में लकड़ी काटने का कार्य व्यापारिक रूप से किया जाता है। इन वनों में एक ही प्रकार के वृक्षों की बहुलता होती है। पेड़ काटने व लट्ठे बनाने का कार्य मशीन से किया जाता है, यानी पेड़ काटने का कार्य और जो लट्ठे बनते हैं उनका जो कार्य होता है मशीनों के माध्यम से किया जाता है। इन क्षेत्रों में परिवहन के साधनों का भी पर्याप्त विकास हुआ है। इनकी मुलायम लकड़ी लुगदी बनाने में, कागज़ बनाने में, पैकिंग के सामान बनाने में काम आती है। व्यापारिक स्तर पर लकड़ी काटने का कार्य कनाडा, नॉर्वे, फिनलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका में किया जाता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि लकड़ी काटने का सर्वाधिक कार्य कौन से देश करते हैं? तो कनाडा, नॉर्वे, फिनलैंड और यूएसए, ये प्रमुख ऐसे देश हैं जो इस प्रकार के कार्य करते हैं। लकड़ी की बढ़ती मांग के कारण आज संपूर्ण विश्व में वनों की अंधाधुंध कटाई हो रही है। वन क्षेत्र तेजी से घटते जा रहे हैं। इस कारण मिट्टी के अपरदन की मात्रा भी बढ़ रही है। तो उपजाऊपन जो है वो घट रहा है धीरे धीरे। तो मृदा अपरदन के कारण नदियों में भयंकर बाढ़ें आ रही हैं। पर्यावरण जो है वो असंतुलित होता जा रहा है। तो इसको रोकने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन लकड़ी हमारे लिए उतना भी महत्वपूर्ण है क्योंकि एक प्रकार से फर्नीचर उपलब्ध करवाती है। तो एक विशेष क्षेत्र में लकड़ी को काटना फिर वनों को उगाना एक सरकार के द्वारा एक कार्य किया जाना चाहिए कि लोगों को प्रतिबंधित तो उसने कर रखा है, ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ क्षेत्र ऐसे होने चाहिए जो लकड़ी काटने के लिए उनकी आजीविका का साधन है, तो वो चलता भी रहना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट हम कवर करने वाले हैं खनन, कि खनन की कौन सी क्रिया है, खनन किस माध्यम से किया जा रहा है, ये क्यों महत्वपूर्ण है। खनन की हम बात करते हैं दोस्तों। खनन का मतलब होता है कि खनिजों को प्राप्त करना। और खनिज कहाँ से प्राप्त होंगे? खनिज भूमि से खोद कर भूमि के उसको खनन क्रिया द्वारा हमें खनिज प्राप्त होते हैं। जिन स्थानों में खनिज पाए जाते हैं वहीं पर खनन व्यवसाय विकसित हो पाता है। खनन कार्य का अर्थ खनिजों को भूगर्भ से बाहर निकालना होता है, कि भूगर्भ के माध्यम से हम उसको बाहर निकालते हैं। खनिजों के विश्व वितरण में अत्यधिक असमानताएं पाई जाती हैं, यानी जो खनिजों का वितरण है उसमें हमें अधिक समानताएं देखने को मिलती है। खनिज प्राकृतिक रासायनिक तत्व या यौगिक हैं। ये अपने भौतिक तथा रासायनिक गुणों से जाने जाते हैं। जिन खनिजों से खनिज निकाले जाते हैं उसे खान कहते हैं। तो जिस स्थान से हम खनिज निकाल रहे हैं तो उस स्थान को हम क्या कहते हैं? खान। ये आपको ध्यान रख लेना है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो खनिजों के जो विश्व वितरण है उसका अधिक असमानताएं देखने को मिलती हैं। खनिज प्राकृतिक रासायनिक तत्व या फिर उसके यौगिक होते हैं। तो इस प्रकार से हमें ये पैटर्न देखने को मिलता है।
मानव विकास के इतिहास में खनिजों की खोज कई अवस्थाओं में देखी जा सकती है, जैसे पाषाण युग, ताम्र युग, कांस्य युग और लोहे युग। ये अलग अलग युग देखने को मिले और इन अलग अलग युगों में अलग अलग परिस्थितियाँ, वहाँ की सभ्यताएं, उनका विकास, चलने वाली जो उनकी करेंसी होती है, मुद्राएं होती है, पाषाण आपके मूर्ति कला वगैरह, उनके हमें प्रमाण देखने को मिलते हैं। आजकल हम इस्पात युग में रह रहे हैं। प्राचीन काल में खनिजों का उपयोग औजार बनाने व हथियार बनाने के तक ही सीमित था। इनका वास्तविक विकास तो औद्योगिक क्रांति के पश्चात ही संभव हुआ। निरंतर इसका महत्व बढ़ता जा रहा है। आज किसी देश की सभ्यता एवं आर्थिक जीवन का मापदंड खनिजों का उपयोग की मात्रा ही है, क्योंकि ये उद्योग व व्यापार जगत की धुरी है। ये किसी देश की प्राकृतिक संपदा होते हैं, उनमें लोहे धातु सबसे उपयोगी है। कोयला व पेट्रोलियम शक्ति का आधार स्तंभ है। अनेक लोहा पूरक व अलोह धातु किसी भी राष्ट्र के औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक है। तो जो धातु होती है या जितने भी खनिज पदार्थ होते हैं वो किसी भी देश के लिए एक धुरी का कार्य करते हैं। यदि वो ऐसा नहीं होता तो फिर वो देश पिछड़ता जाता है। अब देखिए, हम बात करेंगे खनन कार्य को प्रभावित करने वाले कारक कि ऐसे कौन कौन से कारक हैं जिससे हमारा खनन कार्य जो है प्रभावित होता है। खनिजों की उपस्थिति मात्र से उनका खनन संभव नहीं होता, अपितु भौतिक व मानवीय दशाएं भी खनिज उत्खनन को प्रभावित करती हैं। ऐसी कौन सी दशाएं, यानी भौतिक भी है और मानवीय दशाएं, जो खनिज के उत्खनन को प्रभावित करती हैं। नंबर 1 बात करें प्राकृतिक दशाएं और नंबर 2 बात करेंगे मानवीय दशाएं। प्राकृतिक दशाएं कौन कौन सी हो सकती हैं? प्राकृतिक दशाओं के अंतर्गत खनिज भंडारों की स्थिति, कि खनिज भंडार कहाँ पाए जा रहे हैं। खनिज भंडार ऐसे स्थान पर है जहाँ पर विभिन्न प्रकार की सुविधाएं उन्हें प्राप्त हो सकती है। खनिज भंडार में कौन से खनिज सर्वाधिक मात्रा में मिलते हैं, किस प्रकार के खनिज मिल रहे हैं, तो हमें उसी प्रकार की औद्योगिक इकाइयों को स्थापित करना है। उससे संबंधित वहाँ पर लेबर मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो ये सब चीज़ें वहाँ के भंडार की स्थिति पर निर्भर करती है, मात्रा पर निर्भर करती है। खनिज की कोटि, जैसे मैंने बताया कि उसका जो क्वालिटी है, कोटि जो है उसकी, जो कह सकते हैं कि हम गुणवत्ता किस प्रकार की है, उस पर निर्भर करता है। खनिज मात्रा, क्वांटिटी कितनी है ना, कम है, अधिक है या और अधिक है, तो हम और अधिक मात्रा में वहाँ पर उत्पादन कर सकते हैं। प्रकार, कितने प्रकारों का खनिज मिल रहा है। संपन्नता एवं बाजार क्षेत्र की समीपता किस प्रकार की है। ये सब उसकी प्राकृतिक दशाएं होती हैं जो कि किसी भी खनिज को प्रभावित करती है। नेक्स्ट बात करें मानवीय दशाएं। मानवीय दशाएं देखिए कैसे। मानवीय दशाओं के अंतर्गत खनिज की मांग, यानी कि क्या उस क्षेत्र में खनिज की मांग है, या आस पड़ोस के जो क्षेत्र है क्या वहाँ खनिज की मांग है। यदि नहीं है तो किस प्रकार से वहाँ मांग बढ़ाई जा सकती है। यातायात की सुविधा वहाँ किस प्रकार की है, खनिजों को लाना है, ले जाना है, या फिर फैक्ट्री जहाँ है, फैक्ट्री की ओर लेके जाना है, वहाँ किस प्रकार से प्रोसेस किया जा सकता है। इसके अलावा उद्योगों में जब वो माल प्रोडक्ट बन जाता है तो हम उसे बाज़ार में हमें कैसे पहुँचाना है, तो यातायात की सुविधा किस प्रकार की है। खनिज भारी है तो हमें उसी प्रकार के यातायात की आवश्यकता होगी। कम पूंजी में हमें ऐसे यातायात चाहिए, सुलभ यातायात चाहिए जिससे हमारी पूंजी बच सके। उसके बाद चाहिए कैपिटल, यानी पूंजी चाहिए उद्योग को लगाने के लिए, परिवहन के लिए, श्रम को, लेबर को उनका पारिश्रमिक देने के लिए, और इसके अलावा विद्युत के लिए, जल के लिए, ठीक है, इन सब के लिए भी हमें पूंजी की आवश्यकता होती है। फिर है लेबर, यानी श्रम, यानी कि उच्च कोटि का श्रम होने चाहिए, कुशल होना चाहिए, कारीगर अच्छे होने चाहिए, ताकि जिस प्रकार का हम उद्योग डेवलप कर रहे हैं उस प्रकार के उन्नतशील श्रमिक हमें मिलने चाहिए। तकनीकी विकास, यानी मॉडर्न जो मशीन्स होती हैं उसका हमें विकास करना होता है, उसकी हमें ज़रूरत होती है। सरकारी नीतियाँ, ये सभी जो हैं मुख्य रूप से मानवीय दशाएं हैं या प्राकृतिक दशा है,
ये किसी भी उद्योग को प्रभावित कर सकती है। आगे बात करें खनिजों की विशेषताएं क्या हैं। खनिजों की कुछ आधारभूत विशेषताएं हैं, जैसे पृथ्वी पर इनका वितरण असमान होता है। अधिकांश खनिज अनिश्चित व नवीकरणीय होते हैं, यानी कि वितरण कैसा असमान, अलग अलग वितरण है, कहीं पर एक जैसा नहीं मिलता। दूसरा, अधिकांश खनिज कैसे निश्चित है और अनवीकरणीय है, यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल कोयला है, पेट्रोलियम है, ये ऐसे खनिज हैं कि एक बार इनका दोहन करते गए समाप्त हो गए तो इन्हें पुनः वापस लाया नहीं जा सकता। तो ऐसे खनिज भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है, हमें इन्हें स्टोर करके रखना है, कम उपयोग करना है, ठीक है, वेस्टेज नहीं करना। अधिकांश खनिज भूगर्भ में छिपे रहते हैं, जिनके सर्वेक्षण व उत्खनन के लिए बड़ी मात्रा में पूंजी, श्रम और विकसित प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी की आवश्यकता पड़ती है, तो हमें उनको प्राप्त करने में बहुत समय लगता है। नेक्स्ट, निरंतर खनन द्वारा खाने दिन प्रतिदिन खर्चीली व अनार्थिक होती जा रही है, ठीक है। कोई भी देश खनिजों के उत्पादन में आत्मनिर्भर नहीं है। खनिजों का उत्खनन उपयोग बाजार व मांग पर आधारित होता है। तो अलग अलग ये पैटर्न देखने को मिलता है। फिर है खनिजों का वर्गीकरण। तो खनिजों का वर्गीकरण भी अलग अलग मायने में समझा जा सकता है। भूपटल में 1600 से अधिक खनिज पाए जाते हैं। इनमें से लगभग 200 खनिजों का उत्पादन औद्योगिक उपयोग के लिए हो रहा है। आधुनिक औद्योगिक अर्थतंत्र के लिए लगभग 80 खनिज पदार्थ आवश्यक समझे जाते हैं। खनिज पदार्थों को प्रधानतः 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। नंबर 1, खनिजों का वितरण। चट्टानों के आधार पर 3 प्रकार के खनिज, जैसे आग्नेय चट्टानें, कायांतित चट्टानें या अवसादी चट्टानें। अब बात करें आग्नेय चट्टानों में सोना, चांदी, तांबा, जस्ता, सीसा, मैंगनीज, अभ्रक, गंधक आदि खनिज पाए जाते हैं। वहीं कायांतित में देखें तो ग्रेफाइट है, हीरा है, संगमरमर आदि पाए जाते हैं। कोयला और पेट्रोलियम की हम बात करें तो कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, रॉक फॉस्फेट, पोटाश, नमक आदि खनिज जो है वो अवसादी चट्टानों में प्रमुखता से देखे जाते हैं। सारणी 8.2 में आपको स्पष्ट बताया गया है कि किस प्रकार से कौन कौन से खनिज देखने को मिलते हैं। बात करें विकसित अर्थव्यवस्था वाले देश खनन, प्रसंस्करण एवं शोधन कार्य से पीछे हट रहे हैं, क्योंकि इनको इसमें श्रमिक लागत अधिक आने लगी है, जबकि विकासशील देश अपने विशाल श्रमिक शक्ति के बल पर अपने देशवासियों की ऊंचे रहन सहन को बनाए रखने के लिए खनन कार्य को महत्व दे रहे हैं। तो जो विकसित अर्थव्यवस्था है और विकसित अर्थव्यवस्था वाले जो देश हैं, वहाँ पर खनन क्रिया, प्रसंस्करण की क्रिया, शोधन के कार्य से ही लोग पीछे हटते जा रहे हैं, जबकि जो विकासशील देश हैं, ठीक है, विकासशील देश अपने विशाल श्रमिक शक्ति के बल पर ऐसा कार्य करते जा रहे हैं। अफ्रीका के कई देश, दक्षिण अमेरिका के कुछ देश और एशिया में आय के साधनों की हम बात करें तो यहाँ का केवल 50% तक खनन कार्य से प्राप्त होता है। तो देखिए, इस प्रकार से महत्वपूर्ण बिंदु में हमने आखेट, संग्रहण, मछली पकड़ना, पशुचारण जैसे महत्वपूर्ण व्यवसायों की बात की। आखेट संग्रहण विश्व का सबसे प्राचीनतम और उद्योग है और वर्तमान में सर्वाधिक मछलियाँ समुद्र शीतोष्ण कटिबंध में पाई जाती हैं, ये हमने पढ़ा। पशुपालन मुख्यतः उष्ण कटिबंध और शीतोष्ण कटिबंध घास के मैदानों में, पर्वतीय और मरुस्थलीय क्षेत्रों में किया जाता है, ये हमने पढ़ा। स्थानांतरणशील कृषि में भारत और उत्तरी पूर्वी राज्यों में झूमिंग, मध्य अमेरिका मैक्सिको में मिल्पा, मलेशिया व इंडोनेशिया में लदांग कहा जाता है, वियतनाम में से रे कहा जाता है, ये इम्पोर्टेंट है। मिश्रित कृषि में फसलें उगाने तथा पशुओं को पालने का कार्य एक साथ किया जाता है, तो मिश्रित कृषि में फसलें प्लस पशु दोनों को सम्मिलित किया जाता है। और फिर खनिजों को हमने 3 समूह में बांटा, जिसमें धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और ईंधन खनिज शामिल किए जाते हैं। तो आप प्रश्न उत्तर को देखिए और इनको टिक मार्क कीजिए। जो हमने पढ़ाया है उसको इम्पोर्टेंट आप नोट्स बनाएं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, आपका चैप्टर नंबर 9 शुरू होगा। द्वितीयक व्यवसाय की हम बात करेंगे, सेकेंडरी ऑक्यूपेशन क्या होता है उस पर हमारी चर्चा होने वाली है। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।